नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से रिलेटेड टोटल 30 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ये पार्ट 1 है और इसका सेकंड पार्ट जब अपलोड होगा तो वो आपको सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के अलावा यहाँ पर आपको ओरिजिन हो गया, कंसिस्टेंसी लिमिट्स हो गया, इन चीज़ों के सवाल भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लैकेस्ट्राइन सॉइल्स आर सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम्स, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, डिपॉजिटेड इन सी बेड्स या फिर डिपॉजिटेड इन लेक बेड्स। तो देखिए, हमने सॉइल की कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं कि जिस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है या ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो 5-6 तरह की हैं बेसिकली। लैकेस्ट्राइन जो आती है वो आती है लेक्स वगैरह में, लेक यानी झील, या फिर जो रुका हुआ पानी होता है स्टिल वाटर, वहाँ पर जो मिट्टी होती है उसकी तलहटी पे, उसे हम लैकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। आप थोड़ा सा सारी सॉइल्स को देख लीजिए एक नज़र में, अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म करने से अच्छा है आप एक बार यहीं पर देख लीजिए। देखिए, ग्लेशियल सॉइल्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लेशियर्स के लिए, यानी इनके लिए ग्लेशियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आती हैं कॉलिवियल सॉइल। कॉलिवियल जो हैं ये होती हैं ग्रेविटी की वजह से जो फॉर्म होती हैं। किसी पहाड़ से अगर मिट्टी झड़ रही है तो वो ग्रेविटी की वजह से झड़ रही है। और एलिवियल जो है ये वाली सॉइल है जो वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह से, स्पेसिफिकली रिवर की वजह से होती है। लैकेस्ट्राइन तो हमने बात कर ही ली लेक्स वगैरह में। मरीन सॉइल होती है सी बेड्स में, जैसे लैकेस्ट्राइन तो छोटी मोटी झील में हो जाती है, मरीन होती है समुद्रों में। मरीन टर्म ही हम सी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सी कोस्ट भी बोलते हैं इसे। और एओलाइन होती है ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। जिस तरह से पॉइंट 3 में हमने बोला था ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, उसी तरह से 6 में हो जाएगा ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉलिवियल और एओलाइन, इनके सेकेंडरी नाम भी हैं, वो भी ध्यान रखने होते हैं, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। टेलस बोलते हैं कॉलिवियल को और लोएस बोलते हैं एओलाइन सॉइल को। बस इतनी आप ध्यान रखिएगा, इनसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। गिवन दैट plasticity index of local soil is 15 and plasticity index of sand is 0, for a desired PI of 6 the percentage of sand in the mix should be। देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये जो PI ऑफ सैंड 0 लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक सवाल बनता है। इससे पूछा जाता है कि सैंड की प्लास्टिसिटी कितनी होती है या इनमें से कौन सी है नॉन प्लास्टिक सैंड, ठीक है, उसकी बात हम आगे भी करेंगे। पर इस सवाल में एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि 2 तरह की सॉइल मिलाई जा रही हैं। कोई तो लोकल सॉइल है, नाम नहीं दिया है, और एक सैंड लिखा हुआ है, इनका मिक्सचर मिलाया जा रहा है। और फिर जो हमें मिक्सचर मिल रहा है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 मिल रहा है हमें, ठीक है। तो मैथ्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, उस टॉपिक से ये सवाल बन रखा है बेसिकली। और यानी वहाँ की सिंपल मैथ लगेगी और तब हम बताएंगे। अब इस सवाल में सैंड का परसेंटेज पूछा हुआ है तो इसलिए वो मेथड लगेगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पर उसमें क्या करते हैं, हम एक तरह का डेटा हमें मालूम होता है और रेशियो हम निकाल देते हैं। तो x:1 के रेशियो में हम उस चीज़ को मानते हैं कि माना ये चीज़ें जो है x:1 के रेशियो में मिला रखी हैं, ठीक है। 1 एक तरफ ले सकते हैं मगर दूसरी तरफ हमने x ले रखा है। सपोज़ ये 5:7 के रेशियो में मिल रखी होंगी तो अपने आप ही ये जो x की वैल्यू है ये 5/7 आ जाती है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं। तो x/1 हम मानेंगे। फिर इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, 15 का x लिया जा रहा है, 0 का 1 लिया जा रहा है, टोटल हमें 6 मिल रहा है। तो ये हम यहाँ पर लगा देते हैं रेशियो से, रेशियो का सम डिवाइड में रखते हैं। ये एक सेकंड, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है ये, पर आ सकता है जेई में आगे, तो इसलिए। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू निकाली हमने, जो निकल के आई 2/3, और रेशियो निकल के आया 2/3:1। इसी को हम 2:3 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। और इसका ये मतलब हुआ कि 15 PI वाली जो लोकल सॉइल है और 0 PI वाली जो सैंड है, इनको जब हम 2:3 के रेशियो में मिलाएंगे तो तब जो हमें सॉइल मिलेगी उसका PI 6 होगा। ये रेशियो फिक्स हो गया है अभी। इस रेशियो को परसेंटेज फॉर्म में कहेंगे तो 40% मिलेगा लोकल सॉइल का और 60% मिलेगा सैंड का। तो सैंड का आपसे पूछा हुआ है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर
देन 2 माइक्रोन ऑफ अ क्ले सैम्पल आर 25 एंड 15, यानी आपसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है 25 और एक सेकंड परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर, तो इसमें परसेंटेज फाइनर दे रखा है बेसिकली आपको 15, ठीक है। और ये सीप का साइज़ दे देते हैं वो, या पार्टिकल का साइज़ दे देते हैं, उससे हमें मतलब नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूले में जो आती हैं दो चीज़ें, वो आती हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज फाइनर। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला है ये, और यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 25 और 15 यहाँ पे दे रखा है, तो रेशियो निकल के आ जाएगा 1.67, ठीक है। फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। ए सॉइल सैंपल हैविंग अ वाइड रेशियो ऑफ 1.3, वाटर कंटेंट ऑफ 50% एंड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6 इन अ स्टेट ऑफ। अब एक बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ में, SE बराबर WG। यहाँ पर बाकी 3 चीज़ें दे रखी हैं, यानी E दिया हुआ है वाइड रेशियो, स्मॉल w दिया हुआ है वाटर कंटेंट, और G दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनको जब हम सॉल्व करेंगे SE बराबर WG लगा के, तो हमें वहाँ से S मिल जाएगा, ठीक है। S मिलेगा हमें यहाँ पर 1 जब ये कैलकुलेट करेंगे, और S1 होने का मतलब है सॉयल फुली सैचुरेटेड है। S0 पे होता है ड्राई, 1 पे होता है फुली सैचुरेटेड। बीच में 2-3 कंडीशन और आती हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे, एक स्लाइड आगे लगाई गई है। तो फिलहाल यहाँ पे फुल सैचुरेशन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। A natural wide ratio of a sample is 0.6 and its density index is 0.6. If its wide ratio in the loosest state is 0.9, then the wide ratio in the densest state will be. अब अगर आपने डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा है तो आप इस सवाल को कर लेंगे, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है और उसमें जो चीज़ें होती हैं बेसिकली उन्हीं चीज़ों से ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। ID बराबर होता है E max माइनस E डिवाइड बाई E max माइनस E min, ठीक है। ID तो डेंसिटी इंडेक्स है, और E max यहाँ पे लूजेस्ट स्टेट का वाइड रेशियो है, ठीक है, और E मिनिमम डेंसेस्ट स्टेट का होता है। जाहिर सी बात है, E ज़्यादा होगा तो सॉयल लूज होगी, और E कम होगा तो सॉयल डेंस होगी, और जो E है वो नेचुरल होता है। तो नेचुरल तो यहाँ पे 0.6 दे रखा है, और लूजेस्ट स्टेट वाला 0.9 दे रखा है। इसके अलावा डेंसिटी इंडेक्स 0.6 दे रखा है सवाल में। सारी चीज़ों को रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो E मिनिमम निकल के आ जाएगा 0.4। सो ऑप्शन यहाँ पर C सही हो जाएगा। कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल्स इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, शेयर स्ट्रेस और पोरोसिटी। अच्छा, तो इसमें गलती करते हैं बच्चे, डेंसिटी लगता है उनको कि शायद हम उसका मेजरमेंट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, कंसिस्टेंसी लिमिट्स जब हम पढ़ते हैं, जिनको हम अटरबर्ग लिमिट्स भी कहते हैं, वो हमें डिग्री ऑफ फर्मनेस बताते हैं। फर्मनेस यानी इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ता, कि कितनी कठोर है हमारी मिट्टी। तो जब हम एक स्टेज या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो सॉइल अपनी फर्मनेस बदलती है। सॉलिड स्टेट तो नॉर्मल स्टेट हो गई, उसके बाद जैसे ही श्रिंकेज लिमिट क्रॉस करती है तो सेमी सॉलिड में चली जाती है, तो उसे हम फिर हम देख रहे हैं वहाँ पे कि फर्मनेस लूज़ कर रही है वो अपनी। इसी तरह से प्लास्टिक स्टेट में जाकर और लूज़ करेगी, फिर लिक्विड स्टेट में जाकर और करेगी। फिर जब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं अलग अलग लिमिट्स की, श्रिंकेज की, लिक्विड, प्लास्टिक की, तो उनमें हम शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें इसका वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो सॉयल अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज़ कर रही है। तो यही वो टर्म है जो कंसिस्टेंसी में मेज़र की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा शेयर स्ट्रेंथ। और दूसरी चीज़, शेयर स्ट्रेंथ से एक छोटा सा सवाल और बन सकता है, प्लास्टिक स्टेट में यानी ये जो बीच में है, यहाँ पर सॉयल की शेयर स्ट्रेंथ जो है वो करीब 100 गुना होती है लिक्विड स्टेट के मुकाबले। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा शेयर स्ट्रेस। What would be the volume of water stored in a saturated column with a porosity of 0.35 with a cross-sectional area of 1 meter square and depth of 3 meter? देखिए, यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है। कॉलम कैसा भी हो सकता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और डेप्थ दी हुई है। तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, सॉरी जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पर हमें उससे मतलब नहीं है यहाँ पर।
देखिए अगर एरिया दिया हुआ है और डेप्थ दे रखी है तो इनके टोटल मल्टीप्लाई से वॉल्यूम मिल जाएगा हमें। और क्योंकि सैचुरेटेड कॉलम लिखा हुआ है यानी इसमें जो भी भरा हुआ है, अगर सॉइल है तो उसमें जो वॉइड्स वाला स्थान है उसमें सिर्फ वाटर है, एयर नहीं है। तो ये कैसी स्टेट हो गई जिसमें जैसे हम पढ़ते हैं ना, इसमें सॉलिड तो है इसमें, पर जो वॉइड्स है उसमें सिर्फ वाटर है। ठीक है, सैचुरेटेड वाला केस हो गया जो हम फेज सिस्टम पढ़ते हैं, 3 फेज सिस्टम। अब इस सवाल को देखिए, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इसका 3 मीटर क्यूब, पोरोसिटी 35% दे रखी है और उसका जनरल फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। यहाँ पर वैसे तो जनरली वॉइड्स में एयर भी आती है, वाटर भी आता है, पर यहाँ पर सिर्फ वाटर आएगा क्योंकि सैचुरेटेड कॉलम है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है उसमें 35% एरिया में पानी भरा हुआ है, वाइड्स है पर उस वाइड्स में पानी है, और बाकी का जो 65% है वहाँ पर कोई ना कोई सॉलिड है। तो 35% निकाल देंगे इस टोटल वॉल्यूम का, जिसको हम वी भी कह सकते हैं और स्पेसिफिकली VW भी कह सकते हैं। तो वो निकल के आ जाएगा 1.05। 3 में 35% का मल्टीप्लाई करके 35/100 करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी इज़। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान है पर इम्पॉर्टेंट है इसलिए ऐड किया गया है। और वैसे तो ये होता है n बराबर E/1 + E या फिर E बराबर n/1 - n। आप याद रख सकते हैं, याद रखना चाहिए। और अगर किसी कारणवश कभी भूल गए तो मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ ये आता कहाँ से है शॉर्ट में। पोरोसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम को हम 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, वाइड्स को अलग और सॉलिड को अलग। ठीक है, इसके बाद इस स्टेप में क्या हो रहा है कि हम अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, इस स्टेप में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि ऊपर जब VV/VS होगा तो वो E बन जाएगा, सेम यहाँ पर VV/VS E बन जाएगा और VS/VS 1 बन जाएगा। ठीक है, बेहतर होगा अगर आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद रखें, यानी n बराबर E/1 + E। ऐसा इसलिए क्योंकि जब E होता है तो वो n/1 - n होता है, वहाँ पर आप n-1 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म में फॉर्मूले अगर याद रखे जाएं तो आसान होता है उनको याद रखना। और अगर बात करें E की तो वो इसी से निकल जाएगा। अगर आप इसमें E वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और फिर उसको E को कॉमन लेके बाकी जो भी आएगा वो यही बचेगा यहाँ पर। ये आप कर सकते हैं फिर एग्ज़ाम में अगर भूल गए ये फॉर्मूला तो। और राइट, तो यहाँ पर देखिए B में लिखा हुआ है कि n बराबर E/1 + E। ठीक है, तो ये हमें देखना होता है कौन सा ऑप्शन सही है। Soil sample has shrinkage limit of 6% and the specific gravity of the soil grains is 2.6. The porosity of soil at shrinkage limit. अब देखिए शुरू में जो श्रिंकेज लिमिट बोली जा रही है 6%, वो एक्चुअली वाटर कंटेंट की बात कर रहा है कि इतना वाटर कंटेंट है उस सॉइल में। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी गई है, पोरोसिटी पूछ ली गई है और कहाँ पर पूछी है, श्रिंकेज लिमिट पे पूछी है। श्रिंकेज लिमिट पे S1 हो जाता है सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। चलिए अब देखिए स्मॉल w जो है वो 6% है, पर जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम नॉर्मल फॉर्म रखते हैं, 0.06 हो जाएगा। G भी दिया हुआ है, S मैंने बताया आपको 1 होगा श्रिंकेज लिमिट पे। सॉल्व करेंगे, यहाँ से E निकल के आ जाएगा 0.156। अब क्योंकि हमसे पोरोसिटी पूछी हुई है तो हम n बराबर E/1 + E लगाएंगे और n निकाल देंगे वहाँ से, जो कि आएगा लगभग 0.13 और जिसको हम परसेंटेज में लिखेंगे 13%। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द कंसिस्टेंसी लिमिट्स इज़ गिवन बाय स्टोक, डेरेसी, पॉइजली और अटरबर्ग। ये जो ऑप्शन सी है इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, पर ये उनकी लैंग्वेज में पढ़ा जाता है। फ्रेंच के थे ये साइंटिस्ट, चारों साइंटिस्ट हैं ये, और ये जो तीसरे वाले हैं ये फ्रेंच के थे, तो इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, पर उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था ये मैच वाला था, एक तरफ साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए थे और दूसरी तरफ जो है उनका कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ था कि किस फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कंसिस्टेंसी लिमिट जो है वो किसने दी है हमें, अटरबर्ग साहब ने।
जिसको हम अटरबर्ग लिमिट्स भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके अलावा स्टोक आप कहाँ पर पढ़ते हैं, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में जब सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं तो किसका फॉर्मूला निकलता है वहाँ पर, सेटलिंग वेलोसिटी का। तो सेटलिंग वेलोसिटी लिखा हुआ था राइट साइड में, तो स्टोक उसके लिए हो जाएगा। डेरेसी हम परमेबिलिटी में पढ़ते हैं, तो परमेबिलिटी इसका सही हो जाएगा, या उससे रिलेटेड कोई भी टर्म लिखी हुई हो। अगर आपने फॉर्मूला वगैरह पढ़ा हुआ है तो फिर क्वेश्चन कैसा भी घुमा दिया जाए आप कर लेंगे। और थर्ड वाला है जो वाइजली, ये वाला जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कैपिलरी वाले एक्सपेरिमेंट में, जो हम कैपिलरी वाला पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी को, वीडियो आपको ये शेयर करनी है, उससे मेरे काम को सपोर्ट मिलेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब इसको ज़रा समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, जब हम प्लास्टिसिटी चार्ट देखते हैं तो उसमें हमें जनरली दो टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो हमारे पास ये वाले सिंबल देखने को मिलते हैं, सी या फिर एम या फिर ओ, और इन्हीं के साथ जो सिंबल देखने को मिलते हैं वो या तो एल हो सकता है, या फिर आई होता है, या फिर एच होता है। यानी सी एल भी होता है, सी आई भी, सी एच भी, फिर इसी तरह से एम एल, एम आई, एम एच, और फिर ओ एल, ओ आई, ओ एच। ठीक है, जो एम और ओ वाले ग्रुप बन रहे हैं इनको हम एक ही जोन में रखते हैं। इनका क्या मतलब है, देखिए सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इनऑर्गेनिक क्ले को, जिसकी बात इस सवाल में हो रही है। एम रिप्रेजेंट करता है सिल्ट को, और ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक क्ले को। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ सी। और जो एल, आई और एच हैं ये लो, इंटरमीडिएट और हाई कंप्रेसिबिलिटी को दिखाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए प्लास्टिसिटी चार्ट पे। देखिए, इस चार्ट में एक ए लाइन होती है जो 20 वाटर कंटेंट से शुरू होती है और कुछ इस तरह से जाती है। इसकी अपनी एक इक्वेशन होती है। देखिए, ये फ़ोटो जो आप इस वक्त देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो आपसे इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं ए लाइन की या फिर यू लाइन की डायरेक्ट। इसके अलावा जैसा एक सवाल अभी पूछा गया, अब ए लाइन पे जो ये सवाल पूछा गया इसकी बात पहले कर लेते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है, फिर से देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए, इनऑर्गेनिक किस में आता है, मैंने अभी बताया सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाई कंप्रेसिबिलिटी ये है सी एच, तो सी एच इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरमीडिएट कहता तो सी आई, लो कहता तो सी एल हो जाता। ठीक है, और इंटरमीडिएट को हम मीडियम भी कह सकते हैं। इसके अलावा एम मैंने आपको बता दिया सिल्ट के लिए होता है, और ओ होता है ऑर्गेनिक क्ले के लिए। ठीक है, और क्या सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, वाटर कंटेंट से पूछे जा सकते हैं कि लो वाले में जो वाटर कंटेंट है वो कहाँ से होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 और 40 के बीच में ये लाइन है, वो 35 पे है एक्चुअली, वहाँ पर वाटर कंटेंट 35 है। तो 35 से कम में होता है लो कंप्रेसिबिलिटी वाला केस, 35 से 50 में हो जाता है मीडियम वाला, और 50 से ज़्यादा में होता है हाई वाला। आप देख सकते हैं अगली लाइन 50 पे है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और कुछ सवाल इससे ऐसे भी पूछे जाते हैं कि बताइए जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो ए लाइन से ऊपर लाई करता है, तो आपको दे देगा एम एल, ओ आई, एम एच और सी आई। तो सी आई एक ऐसा ऑप्शन है जो ए लाइन से ऊपर लाई करता है। और स्पेसिफिक पूछ सकता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन है जो ए लाइन से ऊपर लेकिन 50 के बाद लाई करता है, तो उस केस में तो सी एच ही होगा, वन एंड ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सवाल तो कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर सी एच हो जाएगा। इफ़ वाइड रेशियो इज़ 0.67, वाटर कंटेंट 0.188 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल हो गया। अब ये एस बराबर डब्ल्यू जी होगा। इसको इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जेई लेवल के एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ज़रूरत नहीं है लगाएंगे। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि कभी भी कोई डेटा परसेंटेज में मत रख देना सॉल्व करते वक्त, उसको प्योर फॉर्म में रखना है। उसके बाद जो भी आएगा फाइनल आंसर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 100 का मल्टीप्लाई करके। 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सैंड इज़ ग्रेटर देन 6 और वेल ग्रेडेड ग्रेवल का ग्रेटर देन 4, दोनों याद होने चाहिए। CU की बात हो रही है यहाँ पर। The moisture content of a soil below which the soil volume becomes constant is called। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वो वाला कंटेंट आपको बताना है, मॉइस्चर कंटेंट जहाँ पर सॉइल का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। तो
देखिए जब हम अभी मैंने एक पिक्चर दिखाई थी आपको कंसिस्टेंसी लिमिट वाली, तो वहाँ पे जब हम सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जाते हैं तो वो बीच में आती है श्रिंकेज लिमिट, और वो एक ऐसी लिमिट है जिसके बाद जो सॉइल है वो पानी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। देखिए ड्राई सॉइल है तो वो पानी पानी को एब्जॉर्ब करेगी, और कब तक करेगी, जब तक उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 नहीं हो जाता। तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहाँ पर 1 होता है, कुछ इस तरह से दिखाया था ना अभी आपको। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट, यहाँ से जब हम चलेंगे तो पानी को एब्जॉर्ब करेगी सॉइल, लेकिन श्रिंकेज लिमिट तक करेगी। उसके बाद उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट पे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोहेजन लेस सॉइल इज सिल्ट, क्ले, सैंड, कौन है इनमें से? तो सैंड होती है कोहेजन लेस, ठीक है, और क्ले हो जाती है कोहेसिव सॉइल। कोहेजन लेस का मतलब है जिसके पार्टिकल्स आपस में बॉन्डिंग ना कर सकें बेहतर तरीके से। तो सैंड में आपने देखा होगा अलग अलग छने होते हैं, और क्ले में चिपके होते हैं, चिकनी मिट्टी में। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू अ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड। अब देखिए इस सवाल में ये सवाल असल में वैसे इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, पर इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं कि बच्चा इनमें गलती करे। जो फॉर्मूला होता है लिक्विडिटी इंडेक्स का और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, वो कुछ इसी तरह का दिखता है। उसमें एक चीज़ तो सही है कि डिनोमिनेटर में प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, पर न्यूमरेटर में लिक्विड लिमिट के अलावा भी कुछ होता है। एक में होता है, एक में दूसरे में लिक्विड लिमिट नहीं होती है, श्रिंकेज लिमिट होती है। तो इसको ज़रा समझ लीजिए आप। देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, और डिवाइड में तो आईपी आएगा, मैंने आपको बता दिया। आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो आईसी में क्या होता है, WL माइनस WN, ये है WL, इसमें से नेचुरल वाटर कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और IL वाले केस में नेचुरल वाटर कंटेंट में से WP को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है। IC में WL में से WN माइनस करेंगे, और IL में WN में से WP को, ठीक, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, और इसीलिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका 1 आ जाता है सम। यहाँ से भी सवाल बनते हैं, IC बराबर नीचे लिख लेगा 1 + IL, 1 - IL, 1/IL, ठीक है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि दोनों का सम 1 होगा, और आप ऊपर इनको ऐड करके देख सकते हैं 1 ही तो आ रहा है। ऊपर कैसे आ रहा है 1, नेचुरल वाटर कंटेंट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, WL माइनस WP बचेगा, वो IP होता है, तो IP/IP 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज़। अब इसी के जैसा आपने एक केस और देखा होगा जिसमें हम AC और S की बात करते हैं, ठीक है, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो उसमें भी यही होता है, एक में डिनोमिनेटर में तो दोनों में वॉइड्स की बात होती है, और एक में क्या होता है, AC में ऊपर एयर आ जाता है, दूसरे में वाटर आ जाता है। तो एयर और वाटर जब ऐड होगा टोटल VV बनाएगा, VV/VV 1 हो जाता है। तो उस केस में भी, वैसे उसका सवाल मैं डालूंगा पार्ट 2 में, डाला हुआ है, तो ये भी जो है यहाँ पर 1 हो जाता है, इससे भी सवाल बनते हैं। तो ये दोनों केस आप साथ में याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, पर मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, इक्वल टू और लेस देन 1, या फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। अभी एक सवाल आया था वेल ग्रेडेड सैंड के लिए जिसमें ग्रेटर देन 6 था, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 होता है, पर एक केस ऐसा आता है पुअरली ग्रेडेड सॉइल जो होती है वहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाती है। कौन सी वैल्यू, D60/D10 की, CU की बात हो रही है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो इसकी जनरली इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से, 6, 4 इनसे ज़्यादा हो रही है तो 1 से ज़्यादा ही होगी। क्यों होती है, क्योंकि D60 की वैल्यू जो है वो D10 से ज़्यादा होती है, इसलिए रेशो 1 से ज़्यादा निकल के आएगा। पर पुअरली ग्रेडेड सॉइल में रेशो बराबर हो जाता है, वैल्यूज़ बराबर हो जाती हैं, इसलिए रेशो 1 आ जाता है। तो सबसे सही ऑप्शन है D, कि 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन वेरी स्टिफ क्लेस लाइज बिटवीन। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, इसकी एक टेबल आती है, आप टेबल देख लीजिए सीधा, इसमें से आपको आखिरी के तो याद होने चाहिए एट द वेरी लीस्ट।
यहाँ पर 5th नंबर वाला पूछा हुआ है। 15 से 30 अगर ये रेजिस्टेंस है तो वेरी स्टिफ वाला केस है। कंसिस्टेंसी मतलब उसकी 8 से 15 में स्टिफ है और हार्ड में ये मोर देन 30 में ये हार्ड हो जाती है सॉइल, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं इसे भी। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी इन द रेंज ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बोला गया इस बार सीसी, इसकी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी और 3 से छोटी होती है सॉइल के लिए, और स्पेसिफिकली अगर सैंड या ग्रेवल की बात की जाए तब भी सेम होता है, पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस इन फाइन सैंड, मोर इन कोर्स सैंड, मोर इन मीडियम सैंड या मोर इन फाइन सैंड। तो फाइन सैंड में ये ज़्यादा होती है, कोर्स सैंड में कम होती है, मीडियम में मीडियम होती है। इसका मैंने जिक्र अच्छे से किया हुआ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की वीडियो में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड से जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं वो वहाँ पर ऐड किए गए हैं, आप उसको देख लेना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। वीडियो आपको लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या बताता है कि कितनी कॉम्पैक्ट है सैंड, ठीक है। तो आईडी, अच्छा पहले एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, आईडी जो होता है जो जिसका हमने एक न्यूमेरिकल भी किया अभी, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, 0 से बड़ी तो होगी ही, 1 से छोटी होगी जब रेंज है, पर इनके बराबर भी तो हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये सवाल भी पूछा जाता है, और देखिए कोशिश यहाँ पर ये है मेरी कि कम सवालों में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, जितने सवाल बन सकते हैं वो कवर हो जाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल करके भी नहीं होता। अब यहाँ पर इस सवाल में आपसे बोला गया है कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड, जिसका दूसरा मतलब हुआ वेरी डेंस, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा वो इस रेंज में होना चाहिए 85 से 100 में। तो सुन लीजिए एक बार फटाफट, 0 से 100 की बात हमने करी, 0 to 1 कहा ना वहाँ पे, पर ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो 0 से 15 में, 0 से 15 में ये होगा वेरी लूज़, सबसे कम वहाँ पर डेंस हो रखी होगी। 15 से 35 में लूज़, 35 से 65 में मीडियम, 65 से 85 में डेंस, और 85 से 100 में वेरी डेंस। इसी तरह से आप टेबल बना के याद कर लेना। यहाँ पर ऑप्शन मेरे ख्याल 95 था, वो सही हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरी चीज़ आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था सैचुरेशन में भी इसी तरह से डिवीज़न हो रखा होता है। हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि 0 है तो ड्राई हो गया, 1 है तो सैचुरेटेड हो गया, पर बीच के भी केस आ सकते हैं। अगर 25% के आसपास है तो वो ह्यूमिड हो जाता है, 50 के आसपास है तो डैम्प, और 75 के आसपास है तो मॉइस्ट। आसपास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्योर नंबर लिखे हुए हैं, रेंज नहीं लिखी हुई है। आप चाहो तो इसको रेंज में बदल दो, ठीक है, पर ऐसे ही ध्यान रख लेना इसे भी। चलिए हाँ, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, परसेंटेज एयर वाइड्स, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सॉइल। तो ये आप सारे रिलेशन आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे रिलेशन पढ़ते हैं हम इसमें सॉइल में, प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वाई डी बराबर 1 - NA G गामा W डिवाइड बाई 1 + WG। गामा डी क्या है यहाँ पर, ड्राई डेंसिटी, NA क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और स्मॉल w क्या है, वाटर कंटेंट, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये फॉर्मूला आगे कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में भी यूज़ होता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉयल मास इज़ 0 द सॉयल इज़, देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 है तो वो सॉयल होती है सैंड, क्योंकि सैंड में कोई प्लास्टिसिटी नहीं होती है, और नॉन प्लास्टिक भी बोला जाता है इसलिए सैंड को, ठीक है। और एक और सवाल यहाँ से बनता है, आपने एक टेबल देखी होगी कि अगर IP 0 है तो वो नॉन प्लास्टिक हो गया, और अगर ज़्यादा है 0 से तो 3 स्टेज और आती हैं इसमें प्लास्टिसिटी की, मतलब हम 2 स्टेज नहीं रखते हैं कि नॉन है या फिर है, 4 स्टेज हो गई टोटल। एक तो हो गई नॉन वाली जिसमें सैंड आता है, बाकी 3 और होती हैं जिसमें लो, मीडियम और हाई में कैटेगराइज किया गया रहता है उन्हें। तो अगर नॉन प्लास्टिक है तो 0 हो जाता है, जो कि सैंड वाला केस है। लो प्लास्टिसिटी वाले में 0 से 7 तक जाता है नंबर, मीडियम वाले में 7
7 से 17 तक और हाई वाले में मोर देन 17। अब यहाँ से सवाल ये बनता है, आपको दे देगा प्लास्टिसिटी कि बताइए ये जो प्लास्टिसिटी है 15 है मान लीजिए, तो इसमें जो सोयल है वो कैसी है, नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक या हाई प्लास्टिक। तो मीडियम हो जाएगी 15 में। कभी 26 दे देगा तो 26 में हाई हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, ये सवाल भी बनता है। वाटर कंटेंट ऑफ सोयल कैन बी लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 100, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100 या टेक्स वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 100। अब लेस देन 0% तो नहीं हो सकता, 0 ही होगा एटलीस्ट, अगर वाटर है ही नहीं उसमें। अब देखिए वाटर कंटेंट होता क्या है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड के रेस्पेक्ट में वाटर कितना है। अब अगर किसी सॉइल में एयर तो है नहीं मान लीजिए, आधा उसमें सॉलिड भरा हुआ है और आधा उसमें वाटर है, तो तब उस केस में क्या हो रहा है, वाटर कंटेंट निकल के आ रहा है 100%, क्योंकि उतना ही वाटर है उतना ही सॉलिड है। सेम चीज़ बाय सेम चीज़ हो जाएगी 100। ठीक है, ठीक है, ये हो गई एक चीज़। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वाटर कम हो सॉलिड के रेस्पेक्ट में, ऊपर वाला डेटा कम कर दो थोड़ा, नीचे वाला बढ़ा दो, तो तब 100 से नीचे जा रहा है रेशियो। ठीक है, बिल्कुल ही कम कर दो तो 0 हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला बढ़ भी तो सकता है, सॉलिड कम भी तो हो सकता है, सॉलिड यहाँ आ जाए नीचे, वाटर बढ़ जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, वाटर बढ़ रहा है तो ऊपर की चीज़ बढ़ेगा तो रेशियो क्या आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे होता है बी ग्रेटर देन 100%। 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कम नहीं हो सकता, पर ज़्यादा हो सकता है 100 से। ओवरऑल 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपको वाइड रेशियो और पोरोसिटी, इनकी लिमिट्स भी मालूम होनी चाहिए, और डेंसिटी इंडेक्स की तो मैंने आपको बताई दी, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की भी बता दी। ये 5-6 चीज़ें हैं, इनकी सबकी मालूम होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। क्ले इज़ जनरली कोहेसिव, परमेबल, हैविंग लार्ज पार्टिकल साइज या नन ऑफ द अबव। लार्ज पार्टिकल साइज तो नहीं होते हैं, क्ले में महीन होते हैं, चिपके होते हैं। कोहेसिव मैंने आपको बताया था, क्ले होगी कोहेसिव सॉइल, सैंड होगी कोहेजन लेस, पहली बात हो चुकी है। द रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड। अब ये बात हो चुकी है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में थोड़ा फेरबदल कर दे, वाटर कंटेंट माइनस श्रिंकेज लिमिट, सॉरी वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, पहले बता चुका हूँ। फ्लो इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्टली टू द स्क्वायर, या इन्वर्सली टू द स्क्वायर रूट। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखिए फ्लो इंडेक्स में हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो एक्चुअली एक ग्राफ से निकल के आता है, थोड़ा हायर स्टडी का केस है ये, पर वहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि जो ये IF है ये शेयर स्ट्रेंथ, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ उतनी इसकी कम वैल्यू आती है। ठीक है, एक तो फार्मूला भी ध्यान रखना है, डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा शेयर स्ट्रेंथ के। ठीक है, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल, एलुवियल, कोहेसिव, एक्सपेंसिव, मरीन। अब एलुवियल में जो है वो हम जनरली किसको रखते हैं, ग्रेवल और सैंड को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिल्ट क्ले नहीं आता है, वो भी आते हैं, पर जनरली हम उसमें सैंड और ग्रेवल को रखते हैं। और ठीक उसी तरह से कोहेसिव में सिल्ट और क्ले को रखते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी ठीक नहीं है यहाँ पर। अब इसमें कोहेसिव में आप देखेंगे तो सिल्टी क्ले, क्लेई सिल्ट, ऐसे तमाम चीज़ें आ जाती हैं, पर जो मोटा मोटा ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल इज़ सेम फॉर क्लेज एंड सैंड, डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, लेस देन 2 और मोस्ट फॉर मोस्ट सॉइल्स, या फिर मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल्स। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर चीज़ों की कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर सॉइल्स की 2.5 से ज़्यादा ही होती है, 6, 7 वगैरह वगैरह करके आगे। और ऑर्गेनिक सॉइल में बोला जाता है कि इसकी कम होती है 1.5 से लेकर 2 तक। तो मोस्ट सॉइल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ज़्यादातर की तो 2.5 से ज़्यादा ही हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। आखिरी सवाल, डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस परसेंटेज वॉइड्स, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, शेयर स्ट्रेंथ, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताता है ये, जिसको हम आसान शब्दों में डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन भी कहते हैं। जैसे वहाँ पर डिग्री ऑफ फर्मनेस बताया था ना, अटरबर्ग लिमिट्स में कठोरता बता रहा था, यहाँ पे कॉम्पैक्शन बताता है कितनी कॉम्पैक्ट हो रखी है,
0 यानी सबसे कम, 100 यानी सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए ये थे 30 MCQs। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको शेयर करना है पहला काम, फिर कमेंट करके अपना फीडबैक देना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।